Uh, Welcome to Vidivedya. So this is the part three of the book Narayan Reddy of Forensic Medicine and Toxicology, जो कि पेपर टू की यूनिट है, यूनिट 10 इन यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर। सो हम ये इसका चैप्टर टू स्टार्ट करने वाले हैं। हमने हिस्ट्री और फोरेंसिक मेडिसिन क्या है वो सब चीजें हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर देख ली है, आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नाउ हम चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लीगल प्रोसीजर और जिसके बारे में है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें कवर होगी जो कि रिलेटेड टू यूजीसी नेट है, तो क्या क्या लॉज हैं जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेट करते हैं, या जनरल लॉज है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, या मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इंडियन पीनल कोड क्या होता है, जो कि 1860 में आया था, जिसके अंदर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज और इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब क्या होते हैं। तो आईपीसी जो है वो 1860 में आया था, बना था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जो कि 1973 में बना था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना था। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ क्या होता है, तो क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंसेस विच आर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट या पब्लिक रूल्स के अगेंस्ट जो चीजें हो रही है, सच एज ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन, प्रॉपर्टी, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेट एक्सेट्रा। इस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। ये द स्टेट इज अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्टेट क्या है, एक पार्टी है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा रिप्रेजेंट करी जा रही है। एंड द अक्यूज्ड इज द अदर पार्टी। दो पार्टीज के बीच में काम हो रहा है, तो एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, और एक अदर पार्टी में जो क्रिमिनल है वो हो गया, अक्यूज्ड हो गया, जो जिसपे हमको डाउट है, या जो अक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल माइंड है, या जो गिल्टी है। ये सब टर्म हम अक्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। सिविल लॉज के अंदर क्या आता है, डील्स विद डिस्प्यूटेड बिटवीन टू इंडिविजुअल और पार्टीज। जैसे कि डाउरीज हो गया, दो लोगों के बीच में, या दो प्रॉपर्टी, या दो स्टेट के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है, उसको सिविल लॉ के अंदर काउंट करते हैं। द पार्टी ब्रिंगिंग द एक्शन इन सिविल केसेस लाइक प्लेंटिफ। जो सिविल केसेस वाले होते हैं उनको प्लेंटिफ कहा जाता है, प्लेंटिफ टर्म यूज करी जाती है। द अक्यूज इज कॉल्ड डिफेंडेंट। जो अक्यूज होता है, जो जिसने क्राइम कमिट करा है या जो गिल्टी है, उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। कॉमन लॉ क्या होता है, इज मेड बाय जज व्हेन दे डिलीवर डिसीजंस इन इंडिविजुअल केसेस। कॉमन लॉ क्या होता है, जब जज कोई भी एक रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर रहा है, डिसीजन अपना दे रहा है, उसको कॉमन लॉ कहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल केस के अंदर। इंडिविजुअल केस मतलब कि हर केस के अंदर अलग अलग भी हो सकता है, सेम नहीं होता। इंक्वेस्ट क्या होता है, एन इंक्वेस्ट इज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉज ऑफ डेथ। इंक्वेस्ट क्या होता है कि अब इंडिया के अंदर पुलिस इंक्वेस्ट यूज करी जाती है। पुलिस इंक्वेस्ट क्या है, एक तरीके से मान लीजिए, अब एग्जांपल की फॉर्म में कि एक पेपर है, पुलिस ने एक पेपर तैयार करा, काई का जो केस या जो क्राइम उनको मिला है, क्राइम सीन पर वो गए, उन्होंने एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करी जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी आप वो पढ़ते हैं। इट कंडक्टेड इन केसेस ऑफ सुसाइड, मर्डर, किलिंग बाय एन एनिमल और मशीनरी, एक्सीडेंट्स, डेथ ड्यू टू टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंस, सस्पिशियस अननेचुरल डेथ्स या डेथ्स। इसके अंदर जो भी इन केसेस के अंदर जो भी रिपोर्ट तैयार होती है, ड्यू टू डेथ ड्यू टू एनेस्थीसिया, ऑपरेशन, अनआइडेंटिफाइड और स्केलेटनाइज्ड बॉडीज है। टू टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, पुलिस इंक्वेस्ट होती है। इंडिया के अंदर पुलिस इंक्वेस्ट यूज करी जाती है द ऑफिसर इन चार्ज, या फिर जैसे कि सब इंस्पेक्टर, जैसे कि इसके अंदर मेंशन है पुलिस ऑफिसर, जो सब इंस्पेक्टर क्राइम सीन पर गया। पुलिस स्टेशन कंडक्ट द इंक्वेस्ट। किस सेक्शन के अंदर पुलिस इंक्वेस्ट होती है, सेक्शन 174 सीआरपीसी। आईपीसी नहीं, सीआरपीसी के अंदर होती है। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इंक्वेस्ट इज नोन एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट बना रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, आईओ कहते हैं। क्राइम सीन पर भी आईओ ही जाता है। When the officer in charge of police station receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by animal or machinery or these type of circumstances, raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, he immediately gives intimation about it to the nearest executive magistrate empowered to hold the inquest. जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एंड प्रोसीड टू प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिकीज पर्सन इज। तो उस प्लेस पे जाया जाता है जहाँ पे वो डिकीज पर्सन पाया गया है, जहाँ पे जो विक्टिम पाया गया है। देयर इज पर्सन ऑफ टू और मोर रेस्पेक्टेबल पर्सन
जिसको हम पंचनामा पंचास कहते हैं, मेक बाय एन इन्वेस्टिगेशन इन 175 आरपीसी, तो सीआरपीसी। तो हमने क्या देखा कि एक तो 174 सीआरपीसी है जिसके अंदर पुलिस इंक्वेस्ट बनाई जा रही है, और पंचनामा किसके अंदर बनाया जा रहा है, 175 आरपीसी, ये सीआरपीसी। ये बहुत इजीली आपको याद हो सकता है, 175 5 आ रहा है लास्ट में, 5 लोगों का पंचनामा बनता है। उसमें 5 लोग जो विटनेस होते हैं वो ये डिटेल्स बताते हैं कि उन्होंने वो क्राइम देखा, उन्होंने क्या देखा, किस पर्सन को पे उनको सस्पेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन है। ये सब चीजें पंचनामा के अंदर ऐड होती है। इसके अलावा क्या ऐड होता है कि क्या हो सकता है, जैसे कि कोई हैंग बॉडी मिली है, तो वो कह सकते हैं कि ये हैंगिंग वाली बॉडी थी, बट इट कैन बी सुसाइड, इट कैन बी मर्डर, ऐसा लिखा जाता है पंचनामा के अंदर। ही प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑफ अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ डिस्क्राइबिंग वुंड्स, फ्रैक्चर्स, ब्रूजेस, कौन से वुंड्स हैं, फ्रैक्चर्स है, ब्रूजेस हैं, और अदर मार्क्स इंजरी के बॉडी पे ये भी मेंशन करे जाएंगे। स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट सच इंजरीज अपीयर, स्टेट करा जाएगा कि क्या वेपन यूज करा जा सकता है। अगर कोई वेपन क्राइम सीन पर एविडेंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो आप टेंटेटिव बताएंगे, लेकिन अगर कोई आपको ऑलरेडी मिल गया है, कोई चाकू है, तलवार है, या कोई मान लीजिए आप ईंट है, स्टोन है, अगर आपको ऑलरेडी क्राइम सीन पर वो मिला है तो आप वो चीज पंचनामा में ऐड करेंगे, इंक्वेस्ट में ऐड करेंगे। अब पंचनामा 5 लोगों के बीच बनता है, ये मैंने बता ही दिया, टू द नियरेस्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है। अब पोस्टमार्टम के लिए जो ये इंक्वेस्ट के साथ आप बॉडी को भेजेंगे, पुलिस ऑफिसर आईओ जो है वो बॉडी को ले एम्बुलेंस पे या जो भी इनके पास व्हीकल्स होंगे उसके अंदर वो लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। कहाँ पे, जो भी नियरेस्ट या फिर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे जिसके अंदर आप बॉडी को लेके जाएंगे, वहां पे पूरा डॉक्टर पंचनाम आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स देखेगा। एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इंक्वेस्ट देखेगा जो उन्होंने बनाया है, इसके अलावा वो पंचनामा देखेगा और अदर डॉक्यूमेंट्स देखेगा। सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ही पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एथिक्स को ब्रेक करने का रूल के अंदर काउंट होगा, और वो जो कि है पनिशेबल होगा, किसके लिए, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके लिए। इसलिए सारी चीजें विद फॉरवर्डेड लेटर आप देंगे तो सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। मजिस्ट्रेट का फॉरवर्डेड लेटर भी जाता है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन कैन अंडरटेक मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट ऑफ लिविंग, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आप जा सकते हैं, बट ऑटोप्सीज कैन बी कंडक्टेड ओनली विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑटोप्सी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ही होगी, आप अपने मन से कोई ऑटोप्सी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होती है, दिस इज कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर करते हैं, बनाते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बना सकते हैं, जो कि आता है अपना सेक्शन 20 या और 223 सीआरपीसी में, स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इट इज डन इन केस, किस किस केसेस के अंदर अब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट बनती है, तो डेथ इन पुलिस कस्टडी and while under police interrogation, death due to police firing, death in prison, reformatories, बॉस्टल स्कूल मतलब जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं उनके अंदर, डेथ इन अ साइकेट्री हॉस्पिटल, डॉरी डेथ, एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया है। ये बहुत बेसिक टर्म है, लेकिन इस मतलब एक डेफिनेशन ही है बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है कि एक्सह्यूमेशन का मतलब क्या होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो एक्सह्यूमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आज कोई बॉडी को दफनाया गया, पोस्टमार्टम भी हो गया, सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, बॉडी को दफना दिया। नाउ अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद या 2 साल बाद भी कोई ये केस वापस से ओपन होता है, 1 महीने बाद भी अगर ये केस वापस से ओपन होता है, तो इस केस के लिए अगर घर वालों ने या कोर्ट ने कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन आती है कि हमको वापस से बॉडी को डिग आउट टेक आउट करना है, अगेन हमको पोस्टमार्टम कराना है, तो उस चीज को हम एक्सह्यूमेशन कहते हैं कि आप बॉडी को वापस से बाहर निकाल रहे हैं, पोस्टमार्टम का काम कंप्लीट कर रहे हैं, देन उसको वापस से दफना देंगे, दैट इज एक्सह्यूमेशन पार्ट। इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, आप खुद से नहीं कर सकते हैं, इलीगल लॉ के अगेंस्ट है ये चीज, तो आपको परमिशन लेनी होती है कोर्ट से, मजिस्ट्रेट परमिशन देते हैं, उसके बाद आप ये चीज करवा सकते हैं। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है। और इसका जो टाइम पीरियड एग्जीबिशन का, ये हर कंट्रीज में अलग अलग है, सबका सेम नहीं है कि आप 1 साल में निकाल सकते हैं, किसी के अंदर ऐसा भी है कि आप 10 साल के बाद ये चीज नहीं कर सकते, ऐसा भी है।
एनी पर्सन, नाउ 7th पॉइंट पे आते हैं, तो एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स और रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, किसी भी रेप का केस होता है वुमेन पे, तो वाइल सच पर्सन और वुमेन इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस और इन एनी अदर कस्टडी अथॉरिटीज बाय द कोर्ट। सेक्शंस कौन से आते हैं? 174 पार्ट 4, 176, 176 1A CRPC। In any case of death, a magistrate may conduct an inquest instead of or in addition to the police inquest, that is in section 176 CRPC। Now coroner's inquest क्या होता है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं होता है, यूएसए या अदर कंट्रीज के अंदर होता है। This is a type of inquest done in UK, some states in USA, and some other countries, but not in India. Coroner conduct inquest in all unnatural suspicious death. The doctor is summoned to his court to give evidence as at the inquest. Coroner's court is a court of inquiry. Coroner court अलग होता है. Court of inquiry where jurors are sworn to give a true verdict according to the evidence. ये सेम जुडिशियल पावर ही होती है उनके पास भी, बट इस तरीके से वहां पे काम होता है। नाउ मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कोर्ट्स ऑफ लॉ, इससे भी नहीं आता है। ये सिविल क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। एक हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, ये तो जनरली लोगों को पता होता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, देन हाई कोर्ट आता है, देन सेशन कोर्ट आता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आते हैं, जिसके अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले होता है, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, देन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, देन सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सिर्फ नाम आप पता कर सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। स्टार्टिंग्स में जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये चीज हो सकता है आ जाए, या फिर ये क्वेश्चन आपका इसके अंदर भी आ सकता है, जो कॉम्प्रिहेंशन आता है इसके अंदर भी कवर हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ जुवेनाइल कोड कोड क्या होता है, ये भी हो सकता है आपको पता हो, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जुवेनाइल कोड के अंदर क्या होता है, या तो बच्चा 18 साल से कम है, या कुछ के अंदर 12 साल से अगर बच्चा कम है और उसने कोई क्राइम कमिट करा तो उसके लॉज अलग होते हैं। उनको नॉर्मल जो 18 साल से ऊपर वाले पीपल्स होते हैं वो वाले लॉज नहीं यूज करे जाते, उनके लिए अलग से लॉ बनाए गए हैं। ऐसा भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, पनिशमेंट्स क्या होती है, इनसे कोई ऐसा खास क्वेश्चन आता नहीं है। क्रिमिनल कोड प्रायोरिटी ओवर क्रिमिनल कोड्स, कंडक्ट मनी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपको ये बुक चाहिए है पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे आप मेल करके मुझसे ये बुक ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, और बीच में से अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी है तो आप वो भी देख सकते हैं ना। अगर हम मेडिकल एविडेंस की बात करते हैं तो मेडिकल एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, एविडेंस का मतलब क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। कोर्ट जो भी चीजें एक्सेप्ट करेगा और जो भी केस से रिलेटेड है वो सारी चीजें एविडेंस होती है। ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 3 आई है। डॉक्यूमेंट्री, नाउ इस पे आते हैं टाइप्स पे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं वो सब चीजें। सेक्शन 61 टू 90 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है, डील्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड either by primary or by secondary evidence. Primary evidence means the document itself produced for inspection of the court, और डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। इन सबके अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके अंदर ओरल भी आता है, ओरल के अंदर एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, ये सब चीजें आप देख लें। और इसके अलावा तो इसमें से और कुछ खास है नहीं इससे क्वेश्चन बनता हो। एग्जिबिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जिबिट टर्म का मतलब क्या होता है? क्लोथिंग, वेपन्स एक्सेट्रा, कोई भी चीज दैट इज एग्जिबिट सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि कोई रेप केस हुआ, अब रेप केस के अंदर क्या क्या एविडेंस आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजने वाले हैं, वो सब चीजें शुड बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। उसको आप डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, सील करेंगे, रिटर्न करेंगे टू पुलिस, पुलिस को आपको वापस देना है। पुलिस से आपके पास आया लैब में एग्जामिनेशन के लिए, आपको उसे वापस पुलिस को देना है।
दैट इज चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी हमेशा फॉलो होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई स्टेप चेन ऑफ कस्टडी का टूटता है, जिस जगह से वो टूटा है वो पनिशेबल होगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना फॉर केस टू सॉल्व प्रॉपर केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ रिसिप्ट, an outline of weapon may be drawn on a paper, and the measurement noted or photograph taken for secure to preserve the particular evidence. Now, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे भी क्वेश्चन आता है। डाइंग डिक्लेरेशन टर्म है एक और डाइंग डिपोजिशन टर्म है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? इट इज रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट, जो अभी मरा नहीं है, मरने वाला है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है, रिलेटिंग टू मटेरियल फैक्ट्स ऑफ कॉज ऑफ हिज डेथ और बियरिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 32 आईए के अंदर आता है डाइंग डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है और ये पता होना चाहिए आपको डाइंग डिक्लेरेशन और डिपोजिशन क्या होता है। इफ देयर इज टाइम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शुड बी कॉल्ड टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, डिक्लेरेशन को। बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, द डॉक्टर शुड क्लैरिफाई दैट द पर्सन इज कॉन्स्पिशियस एंड हिज मेंटल फैकल्टीज आर नॉर्मल। वो मेंटली बीमार नहीं है, वो ठीक है, वो मरने वाला है लेकिन वो बता सकता है कि क्या हुआ है। और जो ये मेंटल फैकल्टीज नॉर्मल है, इसको एक टर्म दी गई है कंपोज मेंटिस, ये भी आप थोड़ा एक माइंड में रखिएगा। ओथ इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड बिकॉज ऑफ बिलीव्स दैट द डाइंग पर्सन टेल द ट्रुथ। ये जो ओथ है या जो ये स्टेटमेंट बोला है, जैसे कोई मरने वाला है, उसने बोल दिया कि मुझे उस इंसान ने मारने की कोशिश करी थी, हो सकता है वो इंसान उसका दुश्मन है इसलिए उसने उसका नाम ले दिया है, वो 100% ट्रू नहीं है। वो मरने वाला है, उसको पता है वो क्या बोल रहा है, तो वो झूठ भी बोल सकता है, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेट ओथ नहीं है वो, एक तरीके से वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा? द स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन मैन्स ओन वर्ड्स विदाउट एनी अल्टरेशन ऑफ टर्म्स और phrases. Leading questions should not be put. The declarant should be permitted to give his statement without any undue influence, outside prompting or assistance. If a point is not clear, question may be asked to make it clear, but the actual question and the answer received should be recorded. देन डिक्लेरेंट के बारे में है, वर्बल स्टेटमेंट होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए। देन इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है कोर्ट में? द डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल नॉट ओनली अगेंस्ट एन accused who killed the declarant but also against all the persons involved in the same incident but resulted in his death. Now, if the declarant survives, the declaration is not admitted but has corroborative value. ठीक है, डिक्लेरेंट ने स्टेटमेंट तो दे दिया, ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज अ corroborative evidence. Means this information can be compared with the other evidence or attached with the other evidence to finding the proper truth. That is declaration. Now, what is deposition? It is a statement of person on oath recorded by magistrate in presence of accused or his lawyer, who is allowed to cross-examine the witness. This procedure is not allowed in India. टाइम डिपोजिशन इंडिया में अलाउड नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। ओरल एविडेंस ये हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे न, आगे के एविडेंस के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।